हेलो दोस्तों, जीत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक लेक्चरर के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो जब 200 क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चंस का एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंबार होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत फायदेमंद हो सकती है। ठीक, साथ ही साथ इसके अगली सीरीज हम जो नेक्स्ट सीरीज में हम 100 क्वेश्चंस फिर करेंगे। ठीक, आज का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो तब वह वस्तु, यानी कि हमने कहा कि मांग की आय लोच, हमने देखा कि हम क्या करते हैं, मांग की लोच को 3 भागों में बांटते हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की आड़ी लोच और मांग की आय लोच। आय लोच में जब हम देखते हैं तो आय लोच में हमारा आय का प्रभाव पड़ता है। आय का प्रभाव यहाँ पर हम कहते हैं कि आय लोच में इकाई से अधिक होगी। आय लोच जब इकाई से अधिक होगी यानी कि ज्यादा आय होने पर हम उन वस्तुओं को ज्यादा खरीदेंगे। तो कौन सी वस्तुएं वो होंगी, हम कहते हैं कि विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं उनकी जो मांग की आय लोच वो होती है इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न कोटि की वस्तुओं में आय लोच। निम्न कोटि की वस्तुएं जब हमारी क्या होती हैं, हमारी आय बढ़ती है तो हम निम्न स्तरीय वस्तुओं का उपभोग करना बंद कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर आय का निम्न कोटि की वस्तुओं पर क्या पड़ता है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम कहते हैं कि निम्न कोटि की वस्तुओं की आय लोच ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापन लोच। मांग की प्रतिस्थापन, देखिए मांग की लोच जहां पर आ गया, प्रतिस्थापन लोच यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का जब हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दो निकट स्थानापन्न। अगर हम कहेंगे पूर्णतः स्थानापन्न होंगे, एक होती है हमारी पूरक वस्तुएं, एक होती है निकट स्थानापन्न। तो निकट स्थानापन्न वस्तुओं में भी इकाई से अधिक हमारी क्या होती है, मांग की प्रतिस्थापन लोच होती है। प्रतिस्थापन लोच का मतलब क्या हो गया, आड़ी लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच स्थिर रहती है, बदलती रहती है, कुछ देर स्थिर फिर बदलती है, उपयुक्त सभी असत्य। तो हमारी क्या है, जब हम एक मांग वक्र खींचते हैं, इस तरह से जब हम मांग वक्र हमारा खींचता है, हम देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर, हमने जब ग्राफी विधि यहाँ पर हम करते हैं, हम देखते हैं कि प्रत्येक बिंदुओं पर मांग की जो हमारी क्या होती है, लोच भिन्न होती है। बिल्कुल सेंट्रल पर हम कहते हैं ED = 1 के बराबर होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी मांग की लोच कम होते जाती है। हम कहेंगे अलग अलग बिंदुओं पर क्या होती है, बदलती रहती है। नेक्स्ट हमारा दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं, उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच। देखिए दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि स्थानापन्न वो नहीं है। जब हमारी क्या होंगी, स्वतंत्र वस्तुएं हैं, तो उनकी मध्य प्रतिस्थापन क्या करेंगी, वो एक दूसरे को प्रभाव ही नहीं डालेंगी। तो यहाँ पर हमारी जो लोच होगी वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कीमत उपभोग वक्र का ढाल। कीमत और उपभोग वक्र, कीमत और मांग वक्र समझ लीजिए। जो कीमत उपभोग वक्र का ढाल है वो सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, 0 हो सकता है, या वस्तु की प्रकृति को बताता है। देखिए हम कहते हैं कि कीमत उपभोग वक्र एक तरह से आप ये समझ लीजिए, मांग वक्र कीमत और मांग के बीच संबंध बताता है जो। ठीक, तो मांग और कीमत के बीच संबंध हम देखते हैं कि सामान्यतः यह क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या हो सकता है, ये धनात्मक हो सकता है। ठीक, और कुछ परिस्थितियों में क्या हो जाता है, 0 भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा, ये वस्तु की प्रकृति को बताता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आय के परिवर्तन एवं वस्तु विशेष की मात्रा में परिवर्तन को प्रत्यक्षतः जिस वक्र के माध्यम से देखा जा सकता है वह क्या कहलाती है। देखिए हमने कहा कि एक शब्द आ गया, देखिए आय में परिवर्तन, आय और वस्तु विशेष की मात्रा में परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो आय और वस्तु विशेष की मात्रा से संबंधित वक्र हमारा क्या है, ICC वक्र भी इससे संबंधित है। एंजिल वक्र होता है, आय और मात्रा से संबंधित होता है। ये दोनों वक्र संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक शब्द आ रहा है प्रत्यक्षतः। ये छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, हमारे आंसर को रॉन्ग कर देती हैं। ठीक, तो हम कहते हैं कि जब प्रत्यक्षतः कहते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से आय वो वस्तु की मात्रा जब संबंधित होती है
तो हम उसे क्या कहते हैं, एंजल वक्र कहते हैं। ठीक है, एंजल वक्र क्या बताता है, आय का वस्तुओं की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेणी है, निर्बल क्रम, सबल क्रम, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए उदासीनता वक्र जब हम पढ़ते हैं तो उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान क्या संतुष्टि की प्राप्ति होती है, समान संतुष्टि बिंदु को दिखाता है। तो समान संतुष्टि बिंदु को दिखाता है, साथ ही साथ ये वक्र में एक हमारी क्या खासियत रहती है कि जो उदासीनता वक्र में हम किसी एक बिंदु को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जो विश्लेषण श्रेणी है उसमें श्रेणीकरण का क्या रहेगा, निर्बल क्रम होता है। क्या होता है, निर्बल क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर। पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं, हमने कहा कि पूर्णतः पूरक वस्तुएं जो होंगी एक दूसरे को पूरा करने की काम करेंगी तो प्रतिस्थापित नहीं करेंगी, एक के साथ दूसरी चलेगी। जैसे हमने कहा इंक पेन में इंक नहीं डलेगी तो वो काम नहीं करेगा, तो एक की मांग बढ़ेगी तो दूसरे की मांग भी बढ़ेगी, दोनों साथ साथ चलेंगी। प्रतिस्थापन दर का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब ही आप यहाँ पर समझ लीजिए। पहले हम ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन क्या है। प्रतिस्थापन क्या करना है, एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का त्याग। ठीक है, दूसरी वस्तु के त्याग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर त्याग तो होगा ही नहीं क्योंकि पूरक वस्तुएं हैं। एक वस्तु के बदले अगर हम दूसरी वस्तु का त्याग कर देंगे तो एक वस्तु काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाता है, शून्य होगी। जो हमारी क्या होगी, पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि के विचार में प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव में पहला, उपभोक्ता का उदासीनता वक्र बदल जाता है, उपभोक्ता का उदासीनता वक्र अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त दोनों सत्य। तो ये क्या कहता है कि श्लिष्टकी का विचार क्या कहता है, प्रतिस्थापन प्रभाव ये दिखाता है कि जब उपभोक्ता क्या करता है, अपने स्तर को बदलता है, यानी कि उसकी आय अगर बदलती है, वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है, तो जो उदासीनता वक्र है उसे अधिक संतुष्टि देने वाला होगा या कम संतुष्टि देने वाला होगा। तो उदासीनता वक्र यहाँ पर क्या रहता है, बदल जाता है श्लिष्टकी के विचार में। अब हमने कहा निम्न वस्तुओं के लिए मांग के नियम की क्रियाशीलता का कारण है। मांग का नियम क्रियाशील होता है। मांग का नियम क्या बताता है, मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो अब ये कह रहा है कि जो क्रियाशीलता होगी यानी कि जो विपरीत संबंध है वो किस कारण से है। पहला, ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या हो गया, प्रतिस्थापन प्रभाव एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो हमने कहा आय प्रभाव, जब आय प्रभाव कमजोर हो जाएगा और हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होगा तब हमारा क्या होगा, ऋणात्मक वक्र आएगा। और हमारा क्या होता है, जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर जो ऋणात्मक आय प्रभाव क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। धनात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। नेक्स्ट है ऋणात्मक आय प्रभाव बलशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। नेक्स्ट हमारा आ गया धनात्मक आय प्रभाव बलशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। देखिए सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जो हमें क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखना है कि मांग का नियम कहता है कि मांग के नियम में क्या होता है हमारा, हम दिखाते हैं कि कीमत का प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, तो अब कीमत का प्रभाव है, आय प्रभाव तो कमजोर होगा, आय उसमें प्रभाव नहीं डालेगी। अब जब कीमत काम करेगी तो हमने कहा अन्य बातें समान रहने पर, तो हमारी क्या हो गई, आय को स्थिर रख दिया गया। प्रतिस्थापन प्रभाव से, प्रतिस्थापन प्रभाव एक के बदले दूसरी वस्तु को, तो हमारे क्या होता है यहाँ पर ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन फलन है। देखिए उत्पादन फलन हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन क्या, उत्पादन की मात्रा किस पर निर्भर करती है, उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करती है। लाभ का फलन है, नहीं है। उत्पादन का फलन है, नहीं है। कीमतों का फलन है, नहीं है। ये किसका है, उत्पत्ति के साधनों का फलन है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है जब औसत उत्पादकता गिरती है। ठीक है, जब क्या कहा, जब औसत उत्पादकता गिरती है तब सीमांत उत्पादकता क्या होती है, तब यह सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। सीमांत उत्पादकता के
सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है, सीमांत उत्पादकता से कम होती है। ठीक है, जब हमने कहा औसत उत्पादन जो वक्र होता है, उत्पादकता के वक्र हम इस तरह से देखते हैं। इस बिंदु से हमने कहा कि औसत उत्पादन ये ऐसे जाता है और ऐसे यहाँ पर काम करता है। ठीक है, जब इस बिंदु पर ये हमारा सीमांत उत्पादन वक्र होता है और ये सीधे नीचे की ओर को चले जाता है, ये हमारा एमपी वक्र है और ये एपी वक्र है। तो जब हमारा ये हमने कहा जब औसत उत्पादकता गिरती है, जब औसत उत्पादकता हमारी यहाँ पर, इसको सॉरी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ऐसे हमने ये देखा, देखिए ये हमारा क्या है, औसत उत्पादकता गिरती है बोला उसने, औसत उत्पादन ऐसे करके यहाँ से गिरना प्रारंभ करेगा। सीमांत उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन पहले ज्यादा होता है, फिर इस तरह से ज्यादा नीचे चले जाता है। जब यहाँ पर क्या होती है, ये गिरती है, तो गिरने का जब बिंदु होता है तो यहाँ पर क्या होती है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, उत्पादकता से अधिक होती है। औसत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता से अधिक होगी। ये जो बिंदु रहेगा ये थोड़ा इस तरह से यहाँ पर वक्र आएगा। ठीक है, ये हमारा एमपी का वक्र हो जाएगा, ये एपी का वक्र हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए। ये इस तरह का जो बिंदु बनेगा, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है, जो इससे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीएल श्रम की सीमांत उत्पादकता, एल का मतलब क्या हो गया, लेबरर, श्रम की सीमांत उत्पादकता का वक्र का गिरता भाग प्रदर्शित करता है। देखिए श्रम की सीमांत उत्पादकता अगर गिरने लगेगी, हमने कहा श्रम की सीमांत उत्पादकता अगर गिरती है, यानी कि उत्पादन श्रम का पूरा हम क्या कर रहे हैं, उसका पूरा विदोहन करके प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उत्पादकता गिरती है, तो यह भाग प्रदर्शित करता है, किसको करता है, घटते प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, दीर्घकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है, प्रयोग पैमाना बदलता है, उपयुक्त दोनों बदलते हैं, उपयुक्त दोनों नहीं बदलते हैं। देखिए अल्पकाल जो संबंधित होता है, हमने कहा कि अल्पकाल में क्या होते हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम काम करते हैं, परिवर्तनशील अनुपात। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि अल्पकाल होता तो प्रयोग अनुपात में बदलता है। ठीक है, साधनों का प्रयोग अनुपात में बदलता है। जब दीर्घकाल की हम बात करते हैं तो दीर्घकाल में हमारे क्या होते हैं, उत्पत्ति के जो साधन होते हैं सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं। तो हमारे जो उत्पादन का पैमाना यानी कि जो साधनों का जो प्रयोग है या उसका प्रतिफल है, उसका पैमाना बदल जाता है, अनुपात नहीं बदलता। अनुपात कब बदलेगा, अल्पकाल में अनुपात बदलेगा और दीर्घकाल में पूरा का पूरा पैमाना बदल जाएगा। ठीक, उत्पादन फलन का संबंध है एक दी गई अवधि से प्रति इकाई समय से। ठीक है, यहाँ पर जब हम कहते हैं उत्पादन फलन का जो संबंध है, यहाँ पर हमने कहा एक दी गई अवधि से संबंधित है या दोनों से या इकाई से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हम एक दी गई अवधि अल्पकाल की हम बात करते हैं और दीर्घकाल की भी बात करते हैं। प्रति इकाई समय, समय से भी संबंधित है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रथम घात वाला समरूप फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और कॉप डगलस उत्पादन फलन या उपयुक्त सभी। तो हमारा प्रथम घात वाला जो समरूप फलन होता है वो कॉप डगलस का उत्पादन फलन होता है। ये तो सीधे सीधे फैक्चुअल हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण। हमने कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम कब लागू होते हैं, तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण क्या है, साधनों की सीमितता, साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता। उत्पत्ति ह्रास नियम यानी कि हम साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, उत्पत्ति के ह्रास नियम लागू होते हैं। ये दोनों ही इसके कारण है, उपयुक्त दोनों इसमें आ जाएगा। उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उदाहरण है आंतरिक बचतों का, बाह्य बचतों का, आंतरिक एवं बाह्य दोनों बचतों का। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन अगर हम क्या करें, श्रम का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां पर जो आंतरिक बचतें होती है ना, तो हमारी इनिशियल फर्म से संबंधित होती है। जब हम अपनी एक फर्म में कुछ प्रयोग करते हैं या फिर हम उसमें कुछ सुधार लाते हैं, एक व्यक्ति अपनी फर्म में सुधार लाता है, तो उन्हें आंतरिक बचतें कहा जाता है। बाह्य बचतों का संबंध किससे होता है, पूरे उद्योग से संबंधित होता है। तो हमने कहा
श्रम किससे संबंधित है? अपने लिए, श्रम विभाजन। तो ये किसका? आंतरिक बचतों से संबंधित है विशिष्टीकरण। ठीक, नेक्स्ट हमारा कौन सा कथन सत्य है? ऋजु रेखाएं उत्पादन आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं हैं। ऋजु रेखाओं के बीच क्षेत्र उत्पादन के लिए लाभप्रद होता है। समोत्पाद वक्र का वह भाग जो ऋजु रेखा के बीच होता है वह लाभ का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है? तीनों ही कथन क्या होते हैं? सत्य होते हैं, ऋजु रेखाएं और समोत्पादन वक्र के लिए। नेक्स्ट हमारा तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर की वैकल्पिक मांग के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हम क्या करते हैं? तकनीकी यानी कि टेक्निक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो टेक्निक सब्स्टिट्यूशन में हमारा जो इसमें हमारा ऑप्शन आता है ये आता है 3 आता है MRTS XY इक्वल टू MPX, यानी कि x की हमारी वस्तु x की सीमांत उत्पादकता बट्टे वस्तु y की सीमांत उत्पादकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यदि किसी एकाधिकारी की वस्तु की मांग की लोच E हो तो अनुपात P/MR की हम बात कर रहे हैं, जो P को हम क्या कह देते हैं? AR कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए AR/MR है। ठीक, AR/MR की वैल्यू निकालनी है। अब जो हमारा जो फॉर्मूला होता है इसे आप ध्यान में रखना, AR इज इक्वल टू MR E/E-1 होता है। अगर हम इस MR को यहाँ भेज दें तो इसके इक्वल E/E-1 बच जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका A हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की अवस्था में एक फर्म अधिकतम लागत फर्म होती है, न्यूनतम लागत फर्म होती है, सीमांत लागत फर्म होती है या औसत लागत फर्म होती है। देखिए दीर्घकाल में क्या होती है? न्यूनतम लागत पर ही साम्य स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम लागत फर्म होती है, क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है? हम समायोजन छोटी वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? परिवर्तन, सारी चीजें परिवर्तनशील है, हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, कोई भी स्थिर नहीं है, हम बाध्य नहीं है। तो हम कहाँ पर साम्य स्थापित करेंगे? जहां पर न्यूनतम लागत होगी। यहाँ पर लागत क्या होगी? न्यूनतम लागत होगी, वहां पर हम साम्य स्थापित करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विशिष्ट साधनों की अवसर लागत। जो विशिष्ट साधन होते हैं, विशिष्ट साधनों की जो अवसर लागत होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। ठीक, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत। ठीक है, उत्पादन शून्य होगा और हमारी अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होगी? हमने कहा जो हमारा उत्पादन शून्य भी होता है, स्थिर लागत स्थिर ही बनी रहती है। यानी कि अगर हम उत्पादन नहीं भी करते हैं तब भी स्थिर लागत बनी रहती है। तो हमारा शून्य नहीं होती, ऋणात्मक भी नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि धनात्मक रहती है, यानी कि बने रहती है। स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से संबंध होता है। ठीक है, स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध है? नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है स्थिर लागतों का, क्योंकि स्थिर लागत क्या होती है? बने रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जो स्थिर लागत है उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागतें अंग हैं। हमने यहाँ पर जब हम देखते हैं जो हमारी लागतें हैं, लागतों को हम 3 भागों में बांटते हैं, मौद्रिक लागतें, वास्तविक लागत और अवसर लागत। जब हम इसमें देखते हैं तो हमारे क्या मौद्रिक लागतों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। मौद्रिक लागतों के अंतर्गत हम क्या कहते हैं? 3 टर्म्स को लेते हैं। इसमें आता है हमारा स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। ठीक है, ये 3 टर्म्स आती हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? मौद्रिक लागत। जो स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत किसमें निहित है? मौद्रिक लागतों में है। अब अल्पकाल में ये देखिए फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले हमें एक सा लगते हैं। तो इसमें देखना हमने कुल उत्पादन लागत, ऐसा समझ लीजिए इसे TC, कुल स्थिर लागत TFC प्लस कुल परिवर्तनशील लागत TVC। ठीक, ये है। तो ये फॉर्मूला तो हमारा सही है ही है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कुल उत्पादन लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, साथ में हमारा ये सामान्य लाभ भी जोड़ दिया गया। तो ये इसके साथ नहीं आता है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। कुल उत्पादन, कुल स्थिर लागत माइनस परिवर्तनशील लागत, ये भी हमारा फॉर्मूला रॉन्ग है। और जो उत्पादन लागत स्थिर लागत के बराबर होती है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC होता है। तो हमने इस फॉर्मूले को देख लिया, कुल उत्पादन लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार में पूर्ति वक्र
हम क्या कहते हैं, एकाधिकार में पूर्ति वक्र जो होता है, एकाधिकार की हम बात कर रहे हैं, जो एकाधिकारी है उसी के, हाँ वो क्या है, पूर्ति के लिए स्वयं ही निर्धारित करता है, तो कहीं बाहर से पूर्ति तो होती नहीं है, वो मांग के हिसाब से ही उसको क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर एकाधिकार में पूर्ति वक्र अर्थहीन होता है, ठीक है, दो हमारे बल होते ही नहीं है यहाँ पर, ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है? पूर्ण प्रतियोगिता में हमने कहा था कि जो फर्म होती है वो कीमत प्राप्त करता होती है, और कीमत निर्धारक कौन होता है? उद्योग हमारी कीमत का निर्धारण करने का काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मार्शल के अनुसार दीर्घकालीन सामान्य मूल्य प्रतिनिधि फर्म की, यानी कि मार्शल ने क्या, मार्शल के अनुसार दीर्घकालीन सामान्य मूल्य प्रतिनिधि फर्म की, पहला औसत लागत के बराबर होना चाहिए, औसत लागत से कम होना चाहिए, औसत लागत से अधिक होना चाहिए, औसत लागत से अप्रभावित होना चाहिए। हमने कहा सामान्य मूल्य, सामान्य मूल्य की बात करते हैं, जब सामान्य लाभ वाली टर्म हम पढ़ते हैं तो मार्शल ने क्या कहा कि ये क्या होनी चाहिए, औसत लागत के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन, साम्य फर्म की जो अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। साम्य फर्म की अवधारणा की हम जब बात करते हैं तो साम्य फर्म की अवधारणा जो देने वाले हैं वो कौन है, प्रोफेसर पिगू ने किया था। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए साम्य की स्थिति में, ठीक है, साम्य की स्थिति कब होगी पूर्ण प्रतियोगिता में, जब हम कहते हैं कि साम्य की स्थिति कहां पर होती है, साम्य की स्थिति हमारी क्या होती है, साम्य की स्थिति हमारी होती है MR बराबर जब AR होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या है हमारी साम्य की स्थिति, MR बराबर AR पर ही निर्धारित होती है, ठीक। अब क्या है, दीर्घकाल में मूल्य एक होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा x अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमारी क्या, जब x अक्ष के समांतर हो गई तो हमारा क्या होगा, जब हमारा मांग वक्र ऐसे x अक्ष के समांतर है तो इसमें हम क्या कहते हैं, तो अर्थात क्या होगी, मांग पूर्णतया बेलोचदार होगी, मांग पूर्णतया लोचदार होगी, तो ईडी यहाँ पर इनफाइनाइट होती है, तो हम कहते हैं कि मांग पूर्णतया लोचदार होगी। नेक्स्ट, एक साधन का मूल्य, ठीक है, एक साधन का मूल्य क्या होना चाहिए, अवसर लागत के बराबर होना चाहिए, अवसर लागत से अधिक होना चाहिए, अवसर लागत से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें हम क्या कह सकते हैं, हो सकता है, सॉरी, अवसर लागत के बराबर हो सकता है, अवसर लागत से अधिक हो सकता है, अवसर लागत से कम नहीं हो सकता है, ठीक। हमने क्या कहा कि एक साधन में जो का मूल्य है वो कुछ भी हो सकता है, ये निर्धारित नहीं है, बराबर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और अवसर लागत से, लेकिन अवसर लागत से कम नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट, भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है, इसका अर्थ यह है कि लगान का परिवर्तन भूमि की मात्रा पर, यानी कि लगान का परिवर्तन क्या है, भूमि, क्या हमने कहा भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है, जो पूर्ति उसकी होती है वो पूर्णतया लोचदार होती है। तो हमारा क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, लगान का जो परिवर्तन है भूमि की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत अर्थात लगान, ठीक है। हमने कहा कि उपज बढ़ने पर, जब उपज बढ़ेगी तो भूमि की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगा, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए, जो लगान निर्धारित होता है वो किससे निर्धारित होता है, उसकी सीमांत उपयोगिता से ही निर्धारित होता है। हमने कहा कि भूमि की कीमत बढ़ गई तो हमारा लगान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्याज दर घटकर शून्य कब हो सकती है, हमने अब यहाँ पर हम कीन्स वाली टर्म में आ जाते हैं जहां पर पूंजी की सीमांत दक्षता की बात करते हैं। ब्याज दर घटकर शून्य कब हो सकती है, जबकि पूंजी सरलता से उपलब्ध हो सके, जबकि पूंजी की सीमांत या शुद्ध उत्पादकता शून्य हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त कोई नहीं या उपयुक्त सभी यहाँ पर होना चाहिए था, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ऐसा आना चाहिए था। तो लेकिन देखिए हमारी ब्याज दर शून्य कब होगी, ब्याज दर जब सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगी, जब सीमांत उत्पादन में हमें लाभ नहीं होगा तो ब्याज दर भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक।
नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, लगान बराबर हस्तांतरण आय बराबर वास्तविक आय, लगान बराबर वास्तविक आय प्लस हस्तांतरण आय या हस्तांतरण आय प्लस वास्तविक आय। इसमें हमारा क्या होता है, जो लगान निर्धारित होता है उसकी अतिरिक्त उसमें क्या है, जो उसमें आय का सृजन करता है, तो जो लगान निर्धारण होगा पहले में होगा लगान बराबर वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। अनेक वैकल्पिक प्रयोग वाले उत्पत्ति के साधनों को, ठीक है, जिसका यानी कि जिस उत्पत्ति के साधनों का हम क्या कर सकते हैं, अनेक जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अनेक वैकल्पिक प्रयोग वाले उत्पत्ति के साधनों को पूर्णतया विशिष्ट साधन, पूर्णतया अविशिष्ट साधन, उपयुक्त दोनों सत्य, उपयुक्त दोनों असत्य, यानी कि हमने कहा वैकल्पिक जब प्रयोग करेंगे अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे क्या हो गया, इसमें आ जाएगा पूर्णतया अविशिष्ट साधनों के अंतर्गत ये आ जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक लगान एक साधन की अवसर लागत के ऊपर बचत है, ठीक है। आर्थिक लगान एक साधन की अवसर लागत के ऊपर बचत है। कुल लगान एक साधन की अवसर लागत के ऊपर बचत है। आर्थिक लगान एक साधन की कुल लागत के ऊपर बचत है, या आर्थिक लगान एक साधन की औसत लागत के ऊपर बचत है। यानी कि जो लगान होता है वो क्या होता है, जो अवसर लागत होती है, अवसर लागत जो होती है उसके ऊपरी बचत को हम क्या कह देते हैं, लगान कहते हैं। तो ए इसमें सही ऑप्शन आएगा। रिकार्डो के विचार के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? रिकार्डो ने कहा कीमत कारण है और लगान उसका परिणाम है। लगान कारण है और कीमत उसका परिणाम है। कीमत और लगान का कोई संबंध नहीं। सभी प्रकार की भूमियों पर एक समान लगान होता है, नहीं। सभी प्रकार की भूमियों पर एक समान लगान होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कीमत और लगान में कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रिकार्डो लगान कारण है, लगान कारण नहीं होगा। लगान क्या है, परिणाम है। वस्तु की जो यानी कि हमें भूमि की जो कीमत है, भूमि की पूर्ति की जो कीमत है, वो ही लगान क्या होता है, उसका परिणाम होता है। तो कीमत कारण है और लगान उसका परिणाम है। ऐसा किसने कहा? रिकार्डो ने कहा। अब हमने कहा एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र। एकाधिकारी, देखिए एकाधिकारी फर्म, एकाधिकारी प्रतियोगिता की हम यहाँ पर बात करते हैं, पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्णतः लोचदार नहीं। मांग वक्र पूर्णतः पूर्ण प्रतिस्थापन वाली जो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, ठीक है। शुद्ध प्रतिस्पर्धा वाली फर्म के मांग वक्र से कम लोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है। सीमांत आगम वक्र के समानुपाती होता है, नहीं, पूर्णतः बेलोचदार भी नहीं होता है, पूर्णतः लोचदार भी नहीं होता है, सीमांत आगम वक्र के समानुपाती भी नहीं होता है। ये क्या होता है? शुद्ध प्रतिस्पर्धा यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म। यहाँ क्या है, जो मांग वक्र है अत्यधिक यानी कि पूर्णतः लोचदार है, लेकिन उससे कम लोचदार। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, एकाधिकारी फर्म की बात करते हैं, तो वहां पर जब हम एकाधिकारी उसमें मांग वक्र AR वक्र इस तरह से होता है, और हमारे जो हमने कहा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में इससे होता है। तो ये ज्यादा लोचदार है, ये कम लोचदार है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? शुद्ध प्रतिस्पर्धा वाली फर्म के मांग वक्र से कम लोचदार होता है। एक फर्म की विक्रय लागतें व्यय करती हैं। अब जो विक्रय लागतें लागू होती है ना, विक्रय लागतें कहाँ पर होती हैं? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में, एकाधिकार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होती हैं, एकाधिकार में भी नहीं होती है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा या फिर हम एकाधिकारी प्रतियोगिता भी कह सकते हैं इसको। ए इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है साधन की विशिष्टता लगान उत्पन्न करती है, यह विचार प्रतिपादित किया गया, ठीक है। विशिष्टता वाला जो विचार प्रतिपादित किया है, ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कारण भूमि की उर्वरकता के बीच अंतर, भूमि की आपूर्ति की स्थिरता, भूमि की उर्वरकता या भूमि की कमी। यानी कि इसमें हमारा क्या आता है, भूमि की उर्वरकता के बीच जो अंतर आता है वही क्या होता है, लगान सिद्धांत में क्या होता है, उत्पत्ति का कारण होता है, लगान की उत्पत्ति का। कीन्स के अनुसार तरलता जाल संबंधित है मुद्रा की मांग, तरलता पसंदगी, मुद्रा की पूर्ति, तरलता पसंदगी, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, उपयुक्त तो सभी असत्य। तो हमारा जो तरलता जाल है वो किसके बीच में है, मुद्रा की मांग और तरलता पसंदगी की बात वो करते हैं, तो ये इन दोनों के बीच है, ठीक है। वास्तविक बचत वास्तविक निवेश का संबंध है, ठीक है। वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश का संबंध जब हम कहते हैं,
वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश। निवेश क्या होगी, हम ईयरली किसी दी गई समयावधि के आरंभ से नहीं, किसी दी गई समयावधि के अंत से, उपयुक्त दोनों, अंत से संबंधित होती है, यानी कि जब बचतें होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, निवेश में जब कन्वर्ट होती हैं, तो वो एक हम समयावधि की बात करेंगे तो अंत की बात हम उस पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अपेक्षित आय प्रवाह पूर्ववत रहने पर पूंजी पूर्ववत रहते हुए पूंजी संयंत्र की लागत में कमी होने पर पूंजी की सीमांत दक्षता, यानी कि हमने कहा आय प्रवाह क्या है, पहले से ही है, जो है पहले जितना था उतना ही रह रहा है, आय में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, दूसरा हमने कहा पूंजी की संयंत्र की लागत में कमी आ गई, यानी कि जो पूर्ति की कीमत है वो कम हो गई, तो हमारी क्या होगी, पूंजी की सीमांत दक्षता बढ़ जाएगी, लागत का पूर्ति की लागत कम हो जाएगी और सीमांत दक्षता बढ़ जाएगी। हमने देखा था कि पूर्ति लागत और सीमांत दक्षता के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक, M3 को परिभाषित किया जा सकता है। M3 हमारी क्या होती है, सीधे सीधे हमने क्या पढ़ा है कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसे 4 भागों में बांटा गया है, M1, M2, M3, M4 करके। जो M3 है, M3 हमारी क्या है, M1 प्लस बैंकों की समयबद्ध जमाएं, तो सीधे सीधे ही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट M4 परिभाषित किया जाता है M3 प्लस डाकघर की कुल जमाएं, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। मुद्रा के कार्य को स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों में विभाजित किया है, पॉल इजिंग ने इसको क्या किया था, स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों में विभाजित किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, सामाजिक आय के वितरण का आधार कहलाता है। सामाजिक आय का जब वितरण होता है, देखिए मुद्रा के हमारे पॉल इजिंग ने स्थैतिक और गत्यात्मक कार्य की बात कही, तो जो हमारे स्थैतिक और गत्यात्मक कार्य इसमें थे, तो प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों को स्थैतिक कार्य कहा गया, और जो हमारे सामाजिक कार्य यहाँ पर आते हैं उनको क्या कहा गया, गत्यात्मक कार्य कहा गया। तो यहाँ पर मुद्रा के सामाजिक आय संबंधित है मुद्रा के गत्यात्मक कार्यों से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक व द्वितीयक कार्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्थैतिक कार्य कहा जाता है। जब हम मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और सामाजिक अन्य कार्य। सामाजिक कार्य अन्य में आ जाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक स्थैतिक कार्य है, और जो सामाजिक कार्य है वो गत्यात्मक कार्य है। ऑप्शनल हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, कौन सा कथन सत्य है, निकटवर्ती मुद्रा जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित की जाती है, निकटवर्ती मुद्रा कुल मौद्रिक संसाधनों में सम्मिलित की जाती है, उपयुक्त दोनों सत्य, दोनों सत्य। इसमें जो निकटवर्ती मुद्रा होती है ना, एक्चुअल मुद्रा में तो हम क्या करते हैं, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की पूर्ति को सम्मिलित भी करते हैं उसमें, तो मुद्रा या जनता के पास जो उपलब्ध होती है वो मुद्रा की पूर्ति को नहीं, मुद्रा की मांग को संबोधित करता है, तो हम कहेंगे निकटवर्ती मुद्रा कुल मौद्रिक संसाधनों में सम्मिलित की जाती है। अब आता है, बाहरी मुद्रा और आंतरिक मुद्रा के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, बाहरी मुद्रा और आंतरिक मुद्रा के मध्य अंतर स्पष्ट करने वाले जो अर्थशास्त्री हुए गुरले तथा शाह ने इसको स्पष्ट किया है। नेक्स्ट हमारा आता है, P = वस्तु की इकाई का मूल्य, तो कैम्ब्रिज समीकरण निम्नलिखित प्रकार लिखा जाएगा। तो P = M/KR, ये कैम्ब्रिज समीकरण है। यहाँ नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में कैम्ब्रिज समीकरण दिया भी गया है। कैम्ब्रिज समीकरण P = M/KR में R = 50 लाख इकाइयाँ है, और जो K है वो 60% है, M हमारा कितना है, 60 लाख रुपए का। तो सामान्य मूल्य का स्तर क्या होगा, तो हम इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, P = M 60 लाख अपॉन, हमने कहा कि K कितना है, 60% है, तो 60/100 हम कहेंगे, इंटू R 50 लाख, 50 ऐसे शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये जीरो पूरे के पूरे ऐसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 6/6 30, 300, 100 ऊपर चले जाएगा, ये हो गया 600/300, तो ये कैंसिल होके आ गया 2। तो आंसर क्या आता है इसका, 2 रुपये प्रति इकाई कीमत होगी। नेक्स्ट हमारा आता है, फिशर तथा पिगू के कैम्ब्रिज समीकरण में क्या अंतर है। फिशर M को मुद्रा का मूल्य मानते हैं, जबकि पिगू P को वस्तु का मूल्य मानते हैं। नेक्स्ट, फिशर तथा पिगू के समीकरण में कोई अंतर नहीं है। फिशर P को वस्तुओं का मूल्य मानते हैं, जबकि पिगू P को मुद्रा का मूल्य मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, C वाला ऑप्शन ठीक है,
जो फिशर है उन्होंने क्या कहा, पी को वस्तुओं का मूल्य कहा, जबकि पिगू ने उसको क्या कहा, मुद्रा का मूल्य कहा। नेक्स्ट, प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दबी स्फीति खुली स्फीति से कम हानिकारक है, खुली स्फीति से अधिक हानिकारक है, खुली स्फीति के बराबर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम खुली और दबी स्फीति की बात करते हैं, जो स्फीति है, स्फीति क्या है, मुद्रा स्फीति किससे संबंधित है, स्फीति का मतलब क्या है, मुद्रा के मूल्य में मुद्रा प्रसार हो जाना, बढ़ जाना। जो हमारी दबी स्फीति होती है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं मुद्रा प्रसार में। तो हमारी खुली स्फीति, जहां पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो खुली स्फीति से कम हानिकारक है। दबी स्फीति में हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रणात्मक उपचार कर सकते हैं, लेकिन खुली स्फीति में हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, दबी स्फीति संबंधित है कीमत नियंत्रण और राशनिंग से, तो उपयुक्त दोनों से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। स्फीतिक अंतराल अंतर को, या स्फीतिक अंतराल भी कह सकते हैं, प्रतिपादित किया किसने किया, किन्स ने स्फीतिक अंतराल का जो हमारा प्रयोग किया है। ठीक है, कीमत आय तथा व्यय में जो भी गिरावट लाभकारी हो। ठीक है, कीमत आय तथा व्यय, ठीक है, कीमत में हम क्या कर रहे हैं, आय व्यय में जो भी गिरावट, कमी कर रहे हैं, कमी करेंगे। कमी का मतलब हम संकुचित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा मुद्रा स्फीति होती है, एक मुद्रा अविस्फीति होती है। जो मुद्रा स्फीति और अविस्फीति होती है वो क्या होती है, स्वतः जनित होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था के द्वारा अपने आप से क्रिएट की जाती है। लेकिन जो हमारी अपस्फीति और संस्फीति होती है वो क्या होती है, जानबूझकर। अब हमने कहा गिरावट लाभकारी होगी, लाभकारी कब होगी, जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाएगी, वहां पर हम जानबूझकर इनमें कमी लाने का प्रयास करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपस्फीति कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, निस्पंद स्फीति में होता है ऊंची कीमत स्तर, ऊंची बेरोजगारी दर, उपयुक्त दोनों, कीमत वृद्धि, पूर्ण रोजगार। तो हमारी निस्पंद स्फीति का मतलब क्या होता है कि ऐसे मूल्यों में वृद्धि होना, इस तरह की महंगाई होना जहां पर आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और आर्थिक विकास अवरुद्ध कब होगा, जब ऊंची बेरोजगारी पाई जाएगी, तब आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। स्फीति का मतलब हो गया ऊंची कीमत स्तर, तो इसमें आंसर क्या आ जाता है, उपयुक्त दोनों ही आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, बैंक दर के बढ़ने से, बैंक दर अगर हमारी बढ़ेगी तो साख का संकुचन होगा, साख का प्रसार होगा। दोनों स्थितियां संभव हैं, दोनों स्थितियां असंभव हैं। देखिए, बैंक दर जब बढ़ जाएगी, ठीक है, बैंक दर का संबंध क्या होता है, बैंक दर होती क्या है, पहले ये समझ लें थोड़ा सा। बैंक दर का मतलब क्या होता है, बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक क्या करता है, केंद्रीय बैंक क्या बोलते हैं, जो हमारे व्यापारिक बैंक है उनको ऋण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, जब बैंक दर बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, ऋण महंगे हो जाएंगे। किसके लिए, व्यापारिक बैंकों के लिए महंगे हो जाएंगे। जब वो महंगे हो जाएंगे तो वो अपने ग्राहकों को भी महंगा देंगे, तो इसलिए साख का संकुचन होता है। ठीक है, बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो, आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः बेलोच हो, आर्थिक व्यवस्था बेलोच हो, या उपयुक्त सभी। जब बैंक दर की सफलता तब लागू होगी जब हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, लोचपूर्ण होगी। जब इसमें हम परिवर्तन ला सकेंगे, लोचपूर्ण होगी, तभी हमारा क्या होगा, बैंक दर की सफलता निहित होगी। नेक्स्ट हमारा आता है, बैंक दर में परिवर्तन के प्रभावों में सम्मिलित है। जब बैंक दर में परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, साख संकुचन व प्रसार, आंतरिक कीमत स्तर में परिवर्तन, विदेशी पूंजी में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, जो ये तीनों ही है, साख संकुचन और प्रसार भी होगा। संकुचन और प्रसार होगा तो कीमत स्तर में परिवर्तन आएगा और साथ ही विदेशी पूंजी में भी परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाता है, तीनों आ जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है, खुले बाजार की क्रियाओं में प्रतिभूतियों का, खुले बाजार में क्रय विक्रय प्रतिभूतियां होती हैं। खुले बाजार में किसी प्रकार के बिलों का क्रय विक्रय, बिल भी होते हैं। खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, तो इसमें दोनों आ जाते हैं, यानी कि बिलों का भी क्रय विक्रय किया जाता है और प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस रीति का तत्कालीन और प्रत्यक्ष प्रभाव साख नियंत्रण पर पड़ता है। ठीक है, पहला हमारा बैंक दर, तत्कालिक प्रभाव, बैंक दर जो है वो हमारी क्या होती है, प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती। बैंक दर ब्याज दर को परिवर्तित करती है, फिर वो साख सृजन को परिवर्तित करने का काम करती है, तो बैंक दर नहीं हो सकता। खुले बाजार की क्रियाएं ये तत्कालिक नहीं हो सकते, जब क्या है, उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय निर्धारित होगा
तब वो होगा। हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन इसमें आ जाता है। बैंकों के नकद कोषानुपात में जब परिवर्तन आ जाता है, यानी कि बैंकों के नकद कोषानुपात सीआरआर में जो परिवर्तन आ जाता है, तो हमारी क्या होती है, जो हमारी तत्कालीन साख नियंत्रण वहां पर किया जा सकता है। खुले बाजार की क्रियाएं राजकोषीय उपाय है जो सरकार को ऋण लेने में सहायता देती है। एक मौद्रिक उपाय है जिसका संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मात्रा को नियंत्रित करना है। एक मौद्रिक उपाय है जिससे भुगतान शेष असंतुलन को दूर किया जा सकता है। एक मौद्रिक उपाय है जिसका प्रयोग संतुलित बजट बनाने में किया जाता है। देखिए, खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं, पहले तो हमें ये पता है कि राजकोषीय उपाय नहीं है, ये क्या है, मौद्रिक उपाय है। अब मौद्रिक उपाय तीनों में ही दिया गया है, तो हमारा जो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने में किया जाता है, भुगतान शेष के असंतुलन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मौद्रिक उपाय है जिसका संबंध मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रा की विशेषता नहीं है। मुद्रा वास्तविक मूल्य है, मुद्रा इकाई मूल्य है, मुद्रा संचय मूल्य है, मुद्रा सभी द्वारा स्वीकार होती है। मुद्रा इकाई मूल्य है, यानी कि मुद्रा में हम हर वस्तु को माप सकते हैं, इकाई मूल्य है। संचय मूल्य है, भविष्य में हम संचित कर सकते हैं मूल्य को उसमें, और सभी के द्वारा स्वीकार होती है। लेकिन इसमें पूछा है विशेषता नहीं है। नहीं है तो मुद्रा वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी कि किसी वस्तु का वो वास्तविक मूल्य नहीं है, इसे हम किसी में भी माप सकते हैं। ठीक है, मुद्रा से बैंकर अपनी निर्माण करते हैं। मुद्रा से बैंक जो होते हैं क्या निर्माण करते हैं, दायित्वों का भी निर्माण करते हैं, संपत्तियों का भी करते हैं, उपयुक्त दोनों यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अविकसित देशों में नगद मुद्रा व जमा मुद्रा का अनुपात होता है। जो हमारे अविकसित देश है, वहाँ हमारी क्या है, अविकसित देश जो होंगे ना, वहाँ पर जो हमारी जमा मुद्रा कम होती है, बल्कि मुद्रा नकद के रूप में ज्यादा रहती है। तो जब हम क्या कहते हैं, नकद मुद्रा और जमा मुद्रा का अनुपात, नकद मुद्रा और जमा मुद्रा का अनुपात जब हम कहते हैं, तो ये क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, हमने कहा नेक्स्ट, फिशर के समीकरण में निम्न मुद्रा पी को प्रभावित करती है। निष्क्रिय मुद्रा, सक्रिय मुद्रा, उपयुक्त दोनों। यानी कि फिशर के समीकरण में जो निम्न मुद्रा पी को कौन प्रभावित करता है, हम यहाँ पर कहते हैं कि जो सक्रिय मुद्रा है वो इसको प्रभावित करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये कब हुआ था, फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो हमारा प्रारंभ हुआ है, ये अप्रैल 2005 में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो। ठीक है, श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है, ऋणात्मक होती है, तो वो हमारा क्या है, बेरोजगारी का स्वरूप है। कौन सी बेरोजगारी का स्वरूप है, सीमांत उत्पादकता की बात कहाँ पर की जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी में की जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी की डेफिनेशन ही यही है कि सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो ऋणात्मक भी हो सकती है, ज्यादा शून्य से भी नीचे गिर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि से संबंधित है? अब ये देखिए, छुपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तो संबंधित है। उच्च उत्पादकता नहीं, उच्च उत्पादकता नहीं है यहाँ की। जब सीमांत उत्पादकता शून्य है और ऋणात्मक है तो उच्च उत्पादकता कैसे हो सकती है, नहीं। बड़े किसानों की अधिकता नहीं, हमारे जो छोटे दिहाड़ी मजदूर जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी अधिकता ज्यादा है। सेकंड और थर्ड तो गलत हो गया। मानसून की अनिश्चितता अभी भी, आज भी सिंचित कृषि होने के बाद भी हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा कृषि की किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। तो हमारा क्या है, पहला और चौथा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है तकनीकी, चक्रीय, प्रच्छन्न और संरचनात्मक। हमने कहा कि अभी के सापेक्ष में भी कृषि क्षेत्र में अभी भी ये 48.5% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ हमारी पाई जाएगी, प्रच्छन्न कृषि क्षेत्र में है। तो जब कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हैं तो बेरोजगारी भी उसी क्षेत्र में ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारी क्या है, भारत में अधिकतम मात्रा में है। अंत्योदय योजना किसके लिए है,
पद दलितों के उत्थान के लिए, निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए, अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए या उपयुक्त सभी। तो यह क्या है, निर्धनों में निर्धनतम का चुनाव करना, यानी कि निर्धनों में जो निर्धन है उनके लिए अंत्योदय यानी कि अनाज से संबंधित योजना दी गई है, जो मुफ्त में अनाज बांटा जाता है जन वितरण केंद्रों में। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक भी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। नीचे है ग्रामीण नवयुवकों के स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम, कौन सा है, ट्राइसेम जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, ट्राइसम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, बाकी ये तीनों ही हमारे गरीबी निवारण कार्यक्रम है। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक ऑप्शन आता है हमारा सी। नेक्स्ट, निर्धनता को दूर करने वाले कार्यक्रम IRDP, RLEGP और NREP या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा क्या है, उपयुक्त सभी जो है ये क्या है, निर्धनता को दूर करने के लिए प्रयोग में आते हैं। सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है, गरीबों में सबसे गरीब को दिखाता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हमारे क्या है, इसमें हमारा ऑप्शन सी आता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, वो क्या है, बिहार। इसमें देख लीजिएगा आप, यहाँ पर जनगणना का नाम वो दिया गया होगा, तो अगर वर्तमान करके कुछ आता है तो वहां पर हम 2011 की जनगणना के आंकड़े लेंगे और बाकी यहाँ पर नॉर्मली ईयर वाइज ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, माल्थस सिद्धांत के मामले में मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होता है। जब मजदूरी बढ़ती है, माल्थस क्या कहता है, माल्थस का कहना है कि जो जनसंख्या है वो क्या करती है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। तो वो क्यों बढ़ेगी, जैसे सुविधाएं, मजदूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उससे क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसका परिणाम बताता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। ठीक है, जबकि साधनों में जो वृद्धि होती है वो समांतर श्रेणी में होती है। ठीक, नेक्स्ट, जननांगी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है। देखिए 3 चरण इसमें बताए गए हैं। प्रथम चरण में स्थिर दर है, यहाँ पर हमारे जन्म दर भी ऊंची होती है, जो हमारे जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, स्थिर मात्रा में होती है। द्वितीय चरण में हमारी जन्म दर ऊंची होती है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। तृतीय चरण में हम क्या कहते हैं, इसे एक आदर्श वृद्धि दर कहा जाता है। मांग मुद्रा बाजार होता है, स्थिर बाजार, सर्वाधिक संवेदनशील, सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील। इसका ऑप्शन आता है डी, सक्रिय और संवेदनशील दोनों। नेक्स्ट हमारा है, किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। यह कथन किसने दिया है, ये जो परिभाषा है ये क्रॉस के द्वारा दी गई है। ठीक, किसी देश का भुगतान संतुलन में घाटे को दूर किया जा सकता है स्वर्ण के निर्यात द्वारा, स्वर्ण के आयात द्वारा, आयातों में वृद्धि करके। देखिए आयातों में वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या होगा, भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा, आयात से हमारा प्रतिकूल होगा। जब हमने घाटे को दूर करना है तो हम स्वर्ण के निर्यात द्वारा घाटे को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विनिमय दर को ऊंचा टाकने या ऊंचा रखने का अर्थ है। ऊंचा टाकने या ऊंचा रखने का अर्थ यहाँ पर क्या है, अधिमूल्यन को कहते हैं। ठीक है, मुद्रा के अधिमूल्यन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता जो व्यक्त की जाती है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को नहीं, भंडार तरलता को नहीं शो कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नहीं, तरलता व्यापार से भी संबंधित नहीं है। जो विदेशी विनिमय की आपूर्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय तरलता को व्यक्त करती है। नेक्स्ट, व्यापार शेष का अर्थ है, देखिए एक होता है व्यापार शेष, एक होता है भुगतान शेष। व्यापार शेष में हमारी क्या होती है, दृश्य मदय लिए जाती है, यानी कि वस्तुओं की बात करते हैं, और अदृश्य मदय सेवाओं की बात करते हैं। जब अगर भुगतान शेष की बात हो रही है तो वहां पर दृश्य व अदृश्य मदय दोनों होती हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं व्यापार शेष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निर्यात और आयात के बीच का जो अंतर है वो व्यापार शेष है। व्यापार संतुलन के संघटक है,
वस्तुओं का आयात एवं निर्यात व्यापार से संतुलन के संघटक हैं। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हमारा राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा क्या है? कुल राजस्व प्राप्तियां और कुल राजस्व व्यय। अब जो बजट घाटा है, बजट घाटे की बात करते हैं तो पूरे बजट में कुल राजस्व, कुल प्राप्तियां, कुल, ये हमारा कुल राजस्व और कुल व्यय का। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? राजकोषीय घाटे में राजकोषीय घाटा संबंधित है उधार, जो अधिकता है ना, जो व्यय हमारे ज्यादा हैं, जो हमारी व्ययों को अधिकता है, वो क्यों है? राजकोषीय घाटा किसको दिखाता है? ऋण व अन्य देयताओं को दिखाता है। बजटीय घाटे में जब ऋण को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में हम क्या कर देते हैं? ब्याज भुगतान को कटा देते हैं। तो ये इस तरह से बना, तो ऑप्शन हमारा डी आ जाता है, 4 3 2 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98, बजट एक संयंत्र है। देखिए बजट जो बनता है वो किसके लिए बनता है? राजकोषीय नीति का संयंत्र है। ठीक है, किसका संयंत्र है? राजकोषीय नीति का संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम लागू किया गया। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन जो नियम लागू किया गया था वो 2004 में लागू किया गया था। बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय से, घाटा है तो व्यय क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हम क्या देखते हैं? जो सी है, अधिक हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चंस की सीरीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके इसमें आएंगे। इसमें हमारे क्या है, जैसे 4 बुक्स हैं, इसके कुछ पार्ट कवर किए गए हैं। अगली बुक में हम बचे हुए पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर यानी कि 200 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, जिसे हम 2 सीरीज में लेकर आए हैं। इसमें आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी सामग्री आपको मिल सकती है। आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।